यस, लेट्स कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। मैंने ब्रेक के पहले इनिशियल रिकॉग्निशन, डिफर्ड पेमेंट ही करवा रहा था मैं। कुछ एडिशनल पॉइंट्स है, डिफर्ड पेमेंट भी हो गया, कुछ छोटे मोटे और 2-3 पॉइंट्स है वो कवर कर लेते हैं, सो दैट अपना इनिशियल रिकॉग्निशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर अगले क्लास से सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पे आ जाएंगे। सो लिखो एडिशनल पॉइंट्स टू रिमेंबर, राइट डाउन एडिशनल पॉइंट्स टू रिमेंबर। Additional points to remember. एडिशनल पॉइंट्स टू रिमेंबर। अभी एडिशनल पॉइंट्स टू रिमेंबर में सबसे पहले तो याद रखना, अगर कोई पीपी तुमने डिफर्ड क्रेडिट पे परचेज की है, डिफर्ड क्रेडिट का मतलब है फ्यूचर डेट को पेमेंट करके खरीद रहे हो और उसमें इंटरेस्ट की कोई रेट, एडिशनली कोई इंटरेस्ट की रेट मेंशन नहीं है, तुम ये मत समझना कि 0% इंटरेस्ट पे। जो भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है ना, उससे उस पे उसको डिस्काउंट करना कि सर हमको जो सप्लायर है उसने कोई इंटरेस्ट नहीं बताया, कोई इंटरेस्ट नहीं बताया, उसने बोला ये प्राइस है। अरे ये प्राइस है, लेकिन अगर तुम पेमेंट 1 साल के बाद दे रहे हो, 2 साल के बाद दे रहे हो, तो बोला हो या नहीं बोला हो, इंडियस मानता ही नहीं उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंडियस बोलते हैं अगर फ्यूचर डेट को पेमेंट है तो उसमें इंटरेस्ट जरूर होगा, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो और प्रेजेंट वैल्यू निकाल के वो प्रेजेंट वैल्यू ही एसेट की कॉस्ट मानी जाएगी। सो इफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज एक्वायर्ड ऑन डिफर्ड क्रेडिट एंड नो इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एडिशनली, दैट मीन्स इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन दैट। अगर एडिशनली कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, दैट मीन्स इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन दैट। वो परचेज प्राइस इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसको डिस्काउंट करो, जो भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उससे डिस्काउंट करो और प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसी को रिकॉग्नाइज करना। सो अगर एडिशनली कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें इंटरेस्ट नहीं है। फ्यूचर डेट को अगर पेमेंट है तो उसमें इंटरेस्ट होएगा ही होएगा। सो तुमको डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसी को एसेट की वैल्यू रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। तो पहला केस तो यही है मेरा, पहला एडिशनल पॉइंट यही है। दूसरा और तीसरा, मैं तीनों एक साथ नहीं बोलता हूं, एक एक करके कराता हूं। बोलो, पहला पॉइंट समझ गया? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मेंशन, क्या बोला मैंने? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू? इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मेंशन, देन ऑल्सो इफ द पेमेंट इज मेड एट फ्यूचर डेट, Ind AS says if you don't have to pay any extra interest, rate is not mentioned, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इंटरेस्ट नहीं देना है, तो भी अगर फ्यूचर डेट को पेमेंट कर रहे हो तो वो इंटरेस्ट इंक्लूसिव है, प्राइस इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मार्केट से लोन लेके खरीदते तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देते? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको डिस्काउंट करो। सो लिखो फर्स्ट पॉइंट, if property plant and equipment is acquired on deferred credit, and no interest is required to be paid, additionally, no interest is required to be paid additionally, then also it is assumed that
then also it is assumed that purchase price is inclusive of interest. अलग से इंटरेस्ट नहीं मांग रहा है, उसको बोलो आज ही पेमेंट करता हूं, डिस्काउंट देने को तैयार हो जाएगा. इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, फुल स्टॉप. We need to calculate the present value. We need to calculate the present value. Yes, we need to calculate the present value of purchase price. We need to calculate the present value of purchase price to identify we need to calculate the present value of purchase price to identify the interest. इंटरेस्ट को अनवाइंडिंग कॉस्ट भी बोलते हैं. हम इंटरेस्ट को अनवाइंड करेंगे ना तो अपने को प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा. इसमें इंटरेस्ट वाउंड अप होता है. इंटरेस्ट और तुम देखोगे ये टर्म मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाना. व्हाट डू मीन बाय अनवाइंडिंग कॉस्ट? अनवाइंडिंग कॉस्ट इज नथिंग बट इंटरेस्ट. इंटरेस्ट को अनवाइंड करना पड़ेगा, अनवाइंड करना पड़ेगा. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा एडिशनल पॉइंट. सी मैंने एक है ना, मैं पूरा एक वो बना रहा हूँ, मॉल बना रहा हूँ. मैंने ये एग्जाम्पल तुमको सीए इंटर में भी दिया था. मैं एक मॉल बना रहा हूँ, मॉल रेडी है लेकिन कुछ परमिशंस बाकी है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन का काम रोक रखा है क्योंकि हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी से जब तक मेरे को वहाँ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, परमिशन नहीं मिलेगा, और काम नहीं करूँगा. मीनवाइल मैंने क्या किया, वो स्टेशन एरिया में मेरा मॉल था ना, तो मैंने जो मेरा पार्किंग एरिया है वो रेडी था, तो मैंने वहाँ पे पार्किंग पे पार्क शुरू कर दिया. लेकिन ये मेरा जो मॉल बन रहा है वो पे पार्क के लिए थोड़ी बन रहा है. सो ये जो इनकम जनरेट होगी पे पार्क से, ये इनकम को मैं कॉस्ट ऑफ मॉल में माइनस नहीं करूँगा. मॉल से इनकम जनरेट नहीं हो रही है, कोई मॉल के कोई स्क्रैप को बेच के इनकम जनरेट नहीं हो रही है कि कुछ पार्ट स्क्रैप किया उससे इनकम आई. नहीं, ये तो ऑल्टरनेटिव इनकम है. सो ऑल्टरनेटिव यूज अदर देन मेन यूज. ये मॉल का मेन यूज ये थोड़ी है. यहाँ पे तो शॉप्स बनेगा वो रेंट पे दूंगा और जो कस्टमर्स आएंगे वो गाड़ी रखेंगे. ये लोकल पब्लिक के लिए पे एंड पार्क फैसिलिटी थोड़ी है. तो ये तो ऑल्टरनेटिव यूज है अदर देन मेन यूज. इफ योर पीपीई अंडर कंस्ट्रक्शन पीपीई, अगर इसको मैं ऑल्टरनेटिव यूज से कोई इनकम जनरेट कर रहा हूं तो वो इनकम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन से माइनस नहीं होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा. ये ऑल्टरनेटिव इनकम है, इंसिडेंटल इनकम है. इट विल नॉट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ, इट विल नॉट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ मॉल. जो मॉल के कंस्ट्रक्शन में खर्चा लगने वाला है उससे माइनस नहीं होगा, ये पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा. एकदम क्लियरली AS 10 में भी बोला हुआ है, इंड AS 16 में भी बोला हुआ है. इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंटल इनकम. इंसिडेंटल इनकम, इंसिडेंटल इनकम. हाँ, इंसिडेंटल इनकम दैट इज ऑल्टरनेटिव यूज अदर देन मेन यूज. Alternative use other than main use.
लिखो एज पर द प्रोविजंस ऑफ Ind AS 16. As per the provisions of Ind AS 16, comma, temporary income of PPE from its incidental operations should not be reduced from cost of PPE. Should not be reduced from cost of PPE, but it will be transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये P&L में राइट ऑफ हो जाएगा. इट मीन्स that income from incidental operations will not affect It means that income from incidental operations will not affect cost of PPE. Will not affect cost of PPE. Example, use of land for parking area, use of land for parking area, which was acquired for construction of factory building. सो अल्टरनेटिव यूज ही हो गया ना, और क्या हो गया. अच्छा, एक और चीज, अगर कोई एसेट मैंने, कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर मैंने लीज पे दी है या लीज पे ली है,
So if any property, plant and equipment, if either given or taken on lease, तो कॉस्ट ऑफ लीज एसेट कैसे निकालेंगे? अरे कॉस्ट ऑफ लीज एसेट एकदम सिंपल है. हम लोग क्या करेंगे, वो नॉर्मल जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना इंटरेस्ट हटा के, वो डिफर्ड पेमेंट वाला ही केस हो गया. डिफर्ड पेमेंट वाला ही केस हो गया. प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी लीज रेंटल्स है उसमें से इंटरेस्ट हटाएंगे, डिस्काउंट करेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट होगा वो, या फेयर वैल्यू, विच एवर इज, दोनों में से जो लोअर वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग अपने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू मानेंगे. इन शॉर्ट सीधा सीधा बोलो कैश प्राइस, सीधा सीधा कैश प्राइस. और अगर ऑपरेटिंग लीज पे है तो ऑपरेटिंग लीज पे अगर मैंने भाड़े पे ले रखी है तो मैं तो रेंट दूंगा, और अगर मैंने ऑपरेटिंग लीज पे किसी को दे रखी है तो नॉर्मल मेरा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है, नॉर्मल इंडिया 16 का रूल्स अप्लाई करूंगा, नॉर्मल इंडिया 16 का रूल अप्लाई करूंगा. सो ये मेरा लास्ट पॉइंट. पॉइंट नंबर 2 हो गया इंसिडेंटल इनकम. पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ पीपीई. Cost of PPE. If taken on lease. Cost of PPE if taken on lease. If taken on lease में पहले बात करूंगा फाइनेंस लीज पे. अगर फाइनेंस लीज पे मैंने लिया तो मैं लेसी हूं, एंड एज अ लेसी आई विल टेक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज रेंटल और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज रेंटल क्या है? जो भी फ्यूचर डेट में रेंट पे कर रहा हूं उसमें से इंटरेस्ट हटाओ और कैश प्राइस निकालो, कैश प्राइस का टोटल, और कुछ नहीं. एसेट टेकन ऑन फाइनेंस लीज. Asset taken on finance lease. If asset is taken on finance lease, then present value of MLP. MLP सबको मालूम है, मिनिमम लीज पेमेंट. MLP और फेयर वैल्यू, जो लीज रेंटल है उनको डिस्काउंट करो, डिस्काउंट करने से उनकी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी, उसका टोटल मार दो. इन शॉर्ट वही अपना हायर परचेज में कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इंस्टॉलमेंट. इंस्टॉलमेंट्स में से इंटरेस्ट हटाओ, कैश प्राइस उसका टोटल, और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर. और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर will be cost of PPE. So लेसी भी तो डिफर्ड पेमेंट ही कर रहा है ना, और क्या. लेसी भी तो डिफर्ड पेमेंट ही कर रहा है. फाइनेंस लीज में मैं बोलूंगा टेकन ऑन फाइनेंस लीज, क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट लेसी के लिए, जो लेगा उसके लिए प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है. लेकिन ऑपरेटिंग लीज में टेकन नहीं, गिवन बोलूंगा, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में हम लोग ओनर है और हमने खाली भाड़े पे अपनी प्रॉपर्टी को दी है. एसेट टेकन ऑन फाइनेंस लीज, अब मैं बोलूंगा एसेट टेकन नहीं. ऑपरेटिंग लीज में मैं बोलूंगा एसेट गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज, क्योंकि ओनर कौन होता है? ऑपरेटिंग लीज में लेसर ओनर होता है, और फाइनेंस लीज में ओनर कौन होता है? लेसी होता है. तो एसेट टेकन ऑन फाइनेंस लीज, तो यहां पे ये लेसी के बुक्स में जाके मैं लेसी बुक्स, ये लेसी के बुक्स में जाके मैं एसेट को रिकॉग्नाइज करूंगा, क्योंकि ओनर लेसी है और यहां पे ऑपरेटिंग लीज में ओनर लेसर है. तो मैं यहां पे लिखूंगा लेसर बुक्स.
ओनर लेसर है, और वो कैसे कैसे उसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ एसेट आइडेंटिफाई करेंगे? नॉर्मल इंडिया 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर तुमने खरीदा है इमीडिएट पेमेंट करके तो इमीडिएट पेमेंट वाला रूल, तुमने बनाया बाद में भाड़े पे देना चाहते हो, बनाया तो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड वाला रूल, एक्सचेंज में लिया है तो एक्सचेंज वाला रूल, डिफर्ड में लिया है तो डिफर्ड वाला रूल। सो इंडिया 16 जो नॉर्मल रूल्स है ना रिकॉग्निशन के, वो हम लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई नॉर्मल रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया 16। अप्लाई नॉर्मल recognition principles of India 16, normal recognition rules of India 16। यहाँ पे मेरा recognition का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई हैव कंप्लीटेड माई recognition पार्ट, और मेरे को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई वॉन्ट टू सॉल्व वन क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन अगले लेक्चर में करता हूँ। सो ये दिस क्वेश्चन मैं एक्चुअली सोच रहा था आज ही करने का, लेकिन अभी अगले लेक्चर में फ्रेश माइंड के साथ करता हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरा नेक्स्ट लेक्चर ये क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होगा। क्वेश्चन 6 कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम लोग सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन शुरुआत कर देंगे। वी विल स्टार्ट विद सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 6 करके फिर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पे चले जाएंगे। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आएगा, रिप्लेसमेंट आएगा, इंस्पेक्शन कॉस्ट आएगा, तो हम लोग इसके आगे बढ़ जाएंगे। सो आज के लेक्चर में जितना करवाया मैंने रिकॉग्निशन पार्ट खत्म ही कर दिया मैंने। सिर्फ एक ये क्वेश्चन बाकी है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके जाना। इसमें आईसीआई की मिस्टेक है, ये वाले प्रॉब्लम में इंस्टीट्यूट ने गलती कर रखी है, वो मैं गलती को सुधारूंगा और करेक्ट सॉल्यूशन दूंगा। वो मेरा सॉल्यूशन फॉलो करना, यू फॉलो माय सॉल्यूशन। वो मिस्टेक वो बोरिंग कॉस्ट की है, स्पेसिफिक बोरिंग्स और जनरल बोरिंग्स, वहाँ पे उन लोग भी चकरा गए जिसने सॉल्यूशन बनाया। स्पेसिफिक जनरल बोरिंग्स में गड़बड़ कर दिया। स्पेसिफिक बोरिंग्स में फ्रॉम द डेट लोन इज टेकन टिल द एसेट इज रेडी फॉर यूज तक लेना चाहिए, उन्होंने जहाँ पे काम शुरू है वहाँ से ले लिया, रॉन्ग है। सो जनरल बोरिंग का ट्रीटमेंट डाल दिया स्पेसिफिक बोरिंग्स में। सो वो एक गड़बड़ है, तो मैं इसको प्रॉपरली सुधार के तुमको प्रॉपर करेक्ट सॉल्यूशन दूंगा। और करेक्ट सॉल्यूशन देने से फिगर्स भी प्रॉपर आते, तुम नोटिस करोगे। रॉन्ग सॉल्यूशन में कुछ भी ऑड फिगर्स आते, देख के ही डर लगता है अपने को। सो विल स्टॉप द लेक्चर हियर। और जो मैं करा रहा हूँ प्लीज स्टिक टू दिस नोट्स। जो बच्चा प्रॉपरली फॉलो करता है ना, मैं जो बोल रहा हूँ, उसका पेपर खराब नहीं जाता है, वो पेपर कंफर्टेबली करके आता है। और जो अपना ही दिमाग लगाता है, सीए प्रोफेशनल लेवल है, सीए फाइनल, यू शुड फॉलो माई एक्सपर्ट गाइडेंस। जो मेरा एक्सपर्ट गाइडेंस है तुमको फॉलो करते रहना पड़ेगा। मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस देता हूँ, मैं बीच बीच में तुमको मैसेज करता हूँ कि रिवाइज करो। अब रिकॉर्डेड बच्चों को तो कौन कभी खरीदता है मेरे को नहीं पता चलता है, बट मैं लेक्चर में बोलता रहता हूँ कीप ऑन रिवाइजिंग। सो रिवाइज करते रहो। हर लेक्चर अगले लेक्चर के पहले पुराने दिन का पूरा रिवीजन करो। ये सब करते हो तो तुम बहुत फैमिलियर हो जाते हो, और यही मटेरियल है, यही कंटेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। तुम नोटिस करोगे जब तुम्हारा पेपर आएगा, अगर मेरी हर बात फॉलो की है तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। यू विल फॉलो, ये सब वर्ड्स याद आएंगे जो मैं बोल रहा हूँ। और नहीं फॉलो करते हो, अपना ही दिमाग लगाते हो, यूट्यूब पे बहुत कंटेंट रहता है, देखते रहते हैं दूसरे लोगों का, तो तुम बहक जाओगे। मॉड्यूल खोल के बैठे रहते हो, अरे सॉल्यूशन ही नहीं समझेगा। सो जो मैं करा रहा हूँ परफेक्टली कर लो, बस हो गया। अरे बिना टेंशन लेके भी पास हो सकते हैं, तो क्यों टेंशन लेना है? बिना टेंशन लेके भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, पास हो सकते हैं, तो बिना टेंशन लेके ही काम करो। चलो दैट्स इट, आई स्टॉप दिस लेक्चर हियर। यू मे लीव फॉर द डे। बाय बाय।